हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। ये आपका बीपीएससी क्लास 1 आज से स्टार्ट हो गया है। मैं टाइटल में आपको ये देखने को मिलेगा भी और नहीं भी कि टॉपिक कौन सा है, क्योंकि बीपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना होता है। पीछे का मैंने 2 वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है, उस 2 वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने बीपीएससी का प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आपको इतना मदद मिलने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे आपका दूसरा हो, तीसरा हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आप लोगों को ये पता है, अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि मेरे वीडियो कितने हेल्पफुल होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके नहीं बल्कि बिहार स्पेशल में टोटल प्रश्न। अभी 67वीं बीपीएससी होने वाला है 2021 में अक्टूबर में, जिसका एग्ज़ाम होना है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर्म फिलअप का, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमेशा काम वाम चलते रहता है, कटपिट होते रहता है, उसको इग्नोर करना है, फोकस करना है आपको अपने लक्ष्य पे। तो ये जो 66वें बीपीएससी का प्रश्न है उसको देखना है। तो इसमें टोटल आपको 19 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताऊँगी, तो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठें। आपको जो लगे इम्पॉर्टेंट है उसमें आप टिक करें या फिर उसको लिखें। आप लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पहला प्रश्न आपका है, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? क्योंकि ये प्रश्न स्पष्ट है, बिहार से ही निकला है ये प्रश्न, इसीलिए मैंने इसको बिहार स्पेशल नाम दिया है। तो ये जो है आपका पश्चिमी चंपारण, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखने के लिए भूल गई थी, आप लिख लीजिए पश्चिमी चंपारण में ही। पश्चिमी चंपारण से आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे मेंस का। मैंने पिछले क्लास में मेंस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सबका सिलेबस दिया है। तो उसमें चंपारण सत्याग्रह, विरसा आंदोलन, बिहार में संताल विद्रोह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय संस्कृति, ये तो भारत की बात हो गई। बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, यानी कि जो कुछ आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको इसमें देखना है पीटी में। तो सब मिला जुला है, मैंने सब कुछ तैयार करके आपको पिछले क्लास में बताया है। तो आपको समझना ये है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ये चट्टान और कंकड़ से युक्त होती है। ये पिडमोंट मिट्टी, पिडमोंट स्वैम्प इस मिट्टी का नाम है, क्योंकि ये चट्टान और कंकड़ से युक्त होती है और ये मैली होती है और जो कार्बनिक पदार्थ से ये समृद्ध भी होती है। और ये बिहार के उत्तरी भाग की ये मृदा है। और इतना कुछ आपको नहीं पूछा जाएगा, बस इसके बारे में आपको ये जान लेना है कि ये जो मिट्टी है ये 3 भागों में बांटा गया है, या 3 भागों में आप इसको कहीं पाई जाती है, जिसमें कि पिडमोंट, तराई और गंगोय जलोढ़ मिट्टी शामिल है। तो ये आपका ज्योग्राफी से प्रश्न हो गया, बिहार के ज्योग्राफी से। तो ये भी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार के जीके से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से किस तरह के प्रश्न हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के निम्न प्रशासनिक जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? आपको ये देखना है किस जोड़े से गंगा नदी बहती है। देखिएगा यहाँ पर मैंने तो लिख दिया है आपका 5 ऑप्शन, लेकिन आगे से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें समय लगता है। बस आपको समझना है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है। देखिए, इस तरह के प्रश्न को जो आप देख रहे हैं इससे आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप प्रश्न के प्रकार को समझ लेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह से पूछे जाएंगे। दूसरा, आपकी तैयारी हो जाएगी जब प्रश्न को दोबारा पूछा जाता है, तो इसके लिए आपका ये तैयार हो जाएगा। तो ये जो है बिहार के निम्न जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी बहती है, ये कोसी मगध, ये जो कोसी मगध आप देख रहे हैं, डी नंबर आपका जो ऑप्शन है ये है आपका। यानी कि गंगा नदी जो है कोसी मगध से होते हुए बहती है। गंगा नदी से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। संथाल बांका में है, मुंडा जाति जमुई में है, उरांव जाति सुपौल में है, खरवार जाति भागलपुर में है। ये जो 5वां ऑप्शन आपका है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये देखिए आपका जो आपके मेंस में विरसा आंदोलन या फिर बिहार में संथाल विद्रोह है, अगर उसको आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपका ये तैयारी हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है, बस इसको आपको समझते हुए जाना है। तो इसमें क्या है कि आपका हो जाएगा ई नंबर, 1 से अधिक, क्योंकि जब 2000 बिहार में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में होने वाली है। देखिए क्या होता है, तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसका 1.3% जो है अनुसूचित जनजाति है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। तो संथाल जो है वो बिहार के जमुई, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा यहाँ सब पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है
ये विशेष रूप से कटिहार ज़िले में ही पाई जाती है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। और उरांव जाति जो है ये पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, जबकि गोंड जाति ये मुख्य रूप से सीवान जिले में पाई जाती है। तो आपने गोंड और मुंडा के बारे में क्या समझा? मुंडा विशेष रूप से कटिहार में पाई जाती है और गोंड जाति जो है वो विशेष रूप से सुपौल में पाई जाती है। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो 3 प्रश्न आपने देखा अभी तक में जो 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, ये ज्योग्राफी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? क्या है? देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में ही वन क्षेत्र आएगा। भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? अगर आप लोगों ने मेरे पीछे का क्लास नहीं देखा है, मैंने बहुत विस्तार से ज्योग्राफी को बताया है। तो समस्त वन्य क्षेत्र कितना है बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में? तो ये 7.27 है। इसके बारे में आपको समझना होगा कि बिहार राज्य में जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं वो 2019 में बिहार में कुल वन क्षेत्र जो थे आपके 6,870 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था 2019 में। वहीं पर जो वनाच्छादन का क्षेत्र है वो 7,306 वर्ग किलोमीटर था। कुल वन क्षेत्र और वन क्षेत्र यानी जहाँ पर वन है, जितने जगह पर वन पाया जा रहा है, तो जो देश के कुल वन का जो है मात्र 1% है। तो बिहार में कुल जो वनाच्छादन क्षेत्र है वो सबसे अधिक खुला वन है और राज्य में सबसे अधिक कैमूर ज़िले में है। ये याद रखिएगा, बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में 1056.4 वर्ग किलोमीटर है। अगर अधिक पूछ दे तो वो भी आपको नोट डाउन करना है। कैमूर ज़िले में है 1056 और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो वो जहानाबाद ज़िले में है और ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। इसीलिए आपका जो बिहार में जिस तरह पूछा जा रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 7.27। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए, पश्चिम चंपारण से कितना प्रश्न है आप देख रहे हैं। चंपारण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके पश्चिमी चंपारण से ही पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बहुत मदद मिलने वाला है कि आप क्या पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा। तो ये जो है आपका ये पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये बिहार के एकमात्र पश्चिमी चंपारण ज़िले में, और ये जो है यहाँ इस उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये लगभग 335.65 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला है। और यहाँ जो इस वन में बाघ, काला भालू, गैंडा, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ, हिरन इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और 2014 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा टाइगर रिजर्व का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इतना कुछ आपसे नहीं पूछेगा, बस इसमें एक यह बिंदु महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है कि इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? देखिए, इसमें कई ऐसी नदियां हैं जो उत्तर की तरफ प्रभावित होती है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखा है बागमती, कमला, कोसी, गंडक, और 5वां जो ऑप्शन आपका बीपीएससी में होता है यह है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप समझिएगा, आप ये जानते हैं कि बिहार में अधिकतम नदियाँ उत्तर की तरफ ही प्रभावित होती है। ये अगर बिहार है, बिहार का उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर की तरफ नदियाँ प्रभावित होती है। और जितनी नदियाँ यहाँ पर दी गई है जैसे बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब उत्तर की तरफ प्रभावित होती है। और इन सभी नदियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है, यानी कि उत्तर से होते हुए दक्षिण की तरफ आती है। तो इसको इसका क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से आपको देना है। और आप डिटेल में इसको पढ़िएगा कि बागमती नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी नदी नेपाल के सप्तकौशिकी भाग से निकलती है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है। तो ये सब डिटेल है, थोड़ा जब पढ़ने लगेगा तब समझिएगा। यहाँ सिर्फ आपको माइंड में सेट करना है किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके के ये सभी प्रश्न हैं। अब जो अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न जीएस का है और देखिएगा जीएस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझिएगा। और उसके बाद हम बिहार के इतिहास का भी प्रश्न देखेंगे। तो जीएस का जो प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019, अब देखिए ये 66वें बीपीएससी की परीक्षा है जो कि 2020 में हुई है। तो अब आप देखेंगे 2020 के अक्टूबर में अगर ये एग्ज़ाम हुआ है, इन सब चीज़ों से आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। अगर आप
दिल से बीपीएससी की तैयारी में जुड़े हैं तो आपको इसी एक वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कितना कुछ आपने सीखा। आप देखिए, ये एग्ज़ाम आपने 2020 में दिया है, लेकिन जीके में जो इससे सवाल किया जा रहा है 1 अप्रैल 2019 से, इसके पीछे भी जाएंगे हम लोग अगर आगे प्रश्न होगा तो आप समझिए कि जब आपका एग्ज़ाम होता है आपको उसके 1.5 साल पीछे तक के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। यानी कि आप किसी भी मैगजीन को देखते हैं तो आप वार्षिकांक ही देखिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। कागज रहित यानी कागज का उपयोग नहीं होगा, जो भी काम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो ये प्रणाली कौन सी है? कौन सी प्रणाली? CFMS। इसको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। इसको ऐसे आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका बिहार GS से। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अब देखिए, ये 2020 में बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम हुआ है और ये अगस्त 2018 से भी जुड़ा हुआ पूछ रहा है। तो इससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बहुत कुछ आपका इसमें कन्फ्यूजन क्लियर होगा और आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो जो चैनल पर हैं पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी कन्फ्यूजन हो, जिस तरह के टॉपिक को समझना चाहते हैं कमेंट्स कर बताइएगा। तो ये जो सतत जीविकोपार्जन योजना थी, ये था अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, यही योजना थी। इस पर डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना शुरू की थी जिसका नाम था सतत जीविकोपार्जन योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय यानी लगातार आय सृजन करने वाली ऐसी संपत्ति प्रदान करें जिसके माध्यम से महिलाओं को रोजगारी बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाए, जिसके तहत जो रोजगार हेतु मैक्सिमम 1 लाख की राशि मुफ्त में दी जाती है, और ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो अधिकांश अगर आपसे इस तरह पूछे सतत जीविकोपार्जन योजना में अधिकांश या अधिकतम कितना राशि मुफ्त देने की बात की गई है, तो 1 लाख। कितने किस्तों में? तो 3 किस्तों में। इस तरह से आपको समझना है प्रश्नों को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अब देखिए, ये आपको पूरा डिटेल में समझना होगा कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय बिहार सरकार के हैं, जबकि इसमें आपका एक आंसर है कि ये बाल कल्याण जो है ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बहुत कुछ है, जैसे इसमें महिला रोजगार है तो ये है, साफ पानी पीने वाली बात है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति है, एक आपका हर घर नल का जल ये था, और एक था आपका जल जीवन हरियाली। इस तरह से करके जो 7 योजनाएं इसमें शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है बिहार सरकार ने ये 7। ये सब आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, GS जिसको आप कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके बिहार के इतिहास से प्रश्न आ गया, तो यहाँ आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिहार के इतिहास से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि आप लोग अभ्यर्थी हैं, जब पढ़ने बैठते होंगे हर तरह का दिमाग में होता होगा क्या कैसे सेलेक्ट करें क्वेश्चंस, क्या देखें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, जबकि मैंने प्रीलिम्स के सिलेबस में सब कुछ बताया है। 12 टॉपिक बस आपको कवर करने हैं। समान विज्ञान, भारत का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, जो कि आपको करंट अफेयर्स से देखना है। बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, भारत की स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। रीजनिंग भी आपके सिलेबस में है, मैथ के अंतर्गत रीजनिंग भी पूछा जाता है। जब मैं मैथ का टॉपिक लेकर आऊँगी तो आप देखिएगा उसमें किस तरह से रीजनिंग पूछे जाते हैं। 9वां टॉपिक आपका था भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, 10वां था भूगोल और 11वां था आपका बिहार का भूगोल, और 12 नंबर था भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। तो उसी के अंतर्गत ये सभी प्रश्न हैं। तो ये अब इतिहास से आ गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको पता है, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जो कि आरा जगदीशपुर के थे, और कैसे इनको लास्ट में मतलब कि इनको ये आप कहिए कि वीर गति को ये प्राप्त हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो विद्रोह में अपनी वीरता का मसाल दिया था। और इनको जो है हाथ में पैर में गोली मारी गई थी। जब हाथ में गोली मारने के बाद जब इनका हाथ काम करना बंद कर दिया तो इन्होंने क्या किया था कि अपने हाथ को काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया था।
अपने हाथ को काट कर इन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी इनको जो अंग्रेज़ हैं इनको पकड़ नहीं पाए थे और 1 मई को इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये अमर हो गए थे, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला देखेंगे आपका हिस्ट्री से प्रश्न, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन कौन सी थी। अब इसमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आप ये चीज़ हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे कैसे करके इन लोगों ने पहले राजगृह बनाया अपना, जो मगध की राजधानी थी। फिर आपका आ गया भगवती सूत्र में, जब आप पढ़ेंगे कि छठी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर उसके बाद आपका कैसे हरियंक वंश का शासन आया था। तो इस तरह कर करके पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। फिर वैशाली को राजधानी बनाया गया था। तो इसमें एक से अधिक है, वैशाली पाटलिपुत्र यहीं पर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से अधिक। और अगला प्रश्न है आपका, चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। ये भी आपने बिहार बोर्ड की बुक में पढ़ा है। तो कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैम एस्टेट भी मुझे देना है, बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो जो आप इतिहास पढ़ेंगे वो आपके एस्टेट में भी काम आने वाला है। फिर देखिए चंपारण से प्रश्न, तो ये राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। और फिर आपका अगला प्रश्न है, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये फिर जीएस का आपका प्रश्न आ गया। स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, ये वर्ष 18-19 में यह क्या था। यानी 20 में जब प्रश्न पूछा जाए तो 18-19 में, तो याद रखिएगा आपको 19-20 का तैयार करना है। तो ये राष्ट्रीय औसत का आपको 33% था। यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि ये 66वीं बीपीएससी 2020 के अक्टूबर में जो हुई थी, उसमें 18-19 का अगर पूछा गया तो हमें 18-19 और 19-20 ये तैयार करके रखना है। फिर से देखेंगे आपका अगला प्रश्न इतिहास से, बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन, तो ये थे आपके 11वीं लोकसभा में ये स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को पहली बार लोकसभा में ये निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस पूरे चैप्टर को ही मैं करवा दूंगी, यानी कि पूरे टॉपिक को ही मैं करवा दूंगी कि इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर है आपका 22 मार्च 1912, इससे कई तरह के प्रश्न बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो बिहार की स्थापना वर्ष 1912 में की गई थी और इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली में जो आयोजित हुआ था शाही दरबार, उसमें जो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे उन्होंने किया था। और इससे अलग अलग तरीके से कई प्रश्न पूछे गए हैं कि इसको बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं पृथक प्रांत का दर्जा कब मिला था, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको 1936 भी देगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये श्री कृष्ण थे। और फिर इसके साथ ही आपको रिसेंट का याद कर लेना है कि फ़िलहाल अभी कौन है। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, पटना बांकीपुर में। देखिए ये सब बिहार के इतिहास से ये प्रश्न है कि ये बांकीपुर में रखा गया था और ये 1912 में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये सब मैंने आपको इतिहास में कराया है। और 38वां जो था वो 1922 में हुआ था, बिहार के गया में हुआ था। तो ये सब आपको अपडेट लेना है बिहार के इतिहास से। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 3 कठिया खेती से आप स्पष्ट समझ लीजिएगा, 3 कठिया खेती वो खेती है जिसमें कि जो भी आपको खेत करने के लिए भूमि दिया गया है उसमें से 3/20 भाग जो है उसमें नील आपको उपजाना है। और ये जो पद्धति है ये चंपारण में अधिक ये प्रचलन में था कि 3 कठिया, यानी कि बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था और उसमें नील का ही खेती करना है। और इससे क्या होता था, किसानों का शोषण होता था और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इस प्रथा को जड़ से मिटाया गया था। तो ये आपको समझना है। और एक प्रश्न ये था कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा, यानी वीडियो कॉल सम्मेलन जो है उसके द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका बिहार राज्य था। यहाँ इस राज्य में ही वीडियो सम्मेलन के द्वारा फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये सभी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे।
इसमें 2 प्रश्न और भी आपका छूट रहा है जो 66वें बीपीएससी में पूछा गया था कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन में आपका था बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। और एक प्रश्न बिहार से जुड़ा हुआ ये था, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो चंपारण। इसमें भी 2 प्रश्न और इसमें छूट रहे थे। तो आप ये मान के चलिए टोटल 21 प्रश्न आपको 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जीएस आपका शामिल है। अब आपको मैंने बताया तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कितना प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछा गया, कितना ज्योग्राफी से पूछा गया और कितना जीएस से पूछा गया। ये आप खुद देख सकते हैं मैंने जितना आपको कंप्लीट बताया और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने समझा है, आपका बहुत जिस चीज़ को करने में, जिस चीज़ को पढ़ने में आपको 2-3 दिन लग जाता समझने में, या अगर आप लगातार पढ़ते 4 से 5 घंटा समझने में लग जाता, वो मैंने आपको आधे घंटे में समझा दिया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल रिसेंट है, ये 66वीं का है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट को हम लोग टच करते हुए आगे निकलेंगे। मैथ को भी देखेंगे, रीजनिंग को भी देखेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है अल्टरनेट डे पर क्लास आए, इसको इग्नोर करना है। और देखिए आंधी तूफान शुरू हो गया है, मुश्किल है क्लास को आगे जारी रखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको हर तरह के क्लास इस चैनल पे मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।